हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक काइनेमैटिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रख दिया है और आपने कहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर सकता है। या तो वो ऑब्जेक्ट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आगे की तरफ मूव करेगा या तो वो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज करें कि आगे की तरफ मूव करता है तब उसके डायरेक्शन को हमने असाइन कर दिया था पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर एक ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करता है तो उस डायरेक्शन को हमने असाइन कर दिया था नेगेटिव डायरेक्शन। यानी जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं तब उस स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे पास दो ही डायरेक्शंस होते हैं, है ना। उनमें से एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कह दिया था और इसे हम लोग प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कह दिया था, इसे हम लोग माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक्चुअली में जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब दो ही ऐसे डायरेक्शन होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट चल सकता है, इसीलिए एक डायरेक्शन को हम प्लस से और एक डायरेक्शन को माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते थे। यानी प्लस और माइनस साइन पिछले चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन अब हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। यानी अब हमारा जो मोशन है वो वन डायमेंशन में नहीं बल्कि टू डायमेंशन में बेस्ड होगा। मोशन इन टू डायमेंशन। तो जब हम टू डायमेंशन मोशन की बात करेंगे तो आप समझिए, आपने टू डायमेंशन यानी एक प्लेन को बनाना आप जानते हैं, ये हमारा एक प्लेन, ठीक है बच्चों। अब इस प्लेन में जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी, किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। इस तरीके के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस जो है ऑब्जेक्ट के लिए वो पॉसिबल है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो अब जब हम टू डायमेंशन में मोशन की बात करेंगे तब वहां पर चूंकि बहुत सारे डायरेक्शंस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं, इसीलिए अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को यूज करके डायरेक्शन बताने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए अब डायरेक्शन बताने के लिए टू हैव इंफॉर्मेशन, टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन इन अ प्लेन। एक प्लेन में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन का, तो वी नीड टू डिफाइन वेक्टर अलजेब्रा। आप समझिए इस बात को कि जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब चूंकि सिर्फ उसके पास दो पॉसिबल डायरेक्शंस होते हैं, इसलिए एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को हम नेगेटिव से इंडिकेट कर देते हैं। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है, टू डायमेंशनल स्पेस फिगर में मूव करता है, तब उस दौरान उस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे डायरेक्शंस है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, और 0 डिग्री से 360 डिग्री एंगल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हैं। 0 डिग्री, 0.00001 डिग्री, 0.00002 डिग्री एंड सो ऑन। आप जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल, और हर एक एंगल एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए देखिए ये डायरेक्शन है, इसके लिए कुछ एंगल बन रहा है, और ये दूसरा डायरेक्शन जो इसके लिए कुछ और एंगल बन रहा है, इस डायरेक्शन के लिए कुछ और एंगल बन रहा है, इस डायरेक्शन के लिए कुछ और एंगल बन रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन है, और चूंकि प्लेन में 360 डिग्री एंगल बनते हैं और 0 से 360 डिग्री एंगल के बीच में इनफाइनाइट एंगल्स हैं, यानी इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव कर सकता है। तो अब यहां पर प्लस और माइनस साइन से बात नहीं बननी है, इसीलिए हम एक नए तरीके के अलजेब्रा को डिफाइन करने जा रहे हैं। क्या नाम है उस अलजेब्रा का? वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा हमें बताएगा कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसको कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं।
पहला पार्ट हमारा होगा वेक्टर अलजेब्रा का, जहां हम लोग वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। दूसरा पार्ट हमारा मोशन इन अ प्लेन का होगा, जहां पर हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस तरीके के सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आखिरी पार्ट होगा जहां पर कि हम जो मोशन इन अ प्लेन में हमने जो भी सीखा है उस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी वहां पर हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन के तौर पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप पहले इस चीज को नोट कर लें। तो बच्चों फिजिक्स में देखिए आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, है ना। आपने पिछले चैप्टर में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं। इसी तरीके से आप थ्रू आउट फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, है ना, टॉर्क। इस तरीके से आप बहुत सारे टर्म्स फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। एक क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, और जो दूसरी क्वांटिटी है इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसे? वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स में आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आखिरकार क्या है भाई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते हैं, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते। यानी कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आप सिर्फ एक मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, डायरेक्शन आप नहीं देख रहे हैं, इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो जब भी आप फिजिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी को लिखेंगे तब आप एक नंबर लिखेंगे और नंबर के साथ जो उसके साथ असाइंड एक यूनिट है उस यूनिट को लिखेंगे। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? आप लिखेंगे अ क्वांटिटी which includes only magnitude and no direction। क्लियर बात? कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय अ यूनिट। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक नंबर लिखते हैं और उसके बाद जो भी यूनिट, जैसे डिस्टेंस में हम लोग लिखते हैं 5 मीटर, तो 5 नंबर हो गया और मीटर उसकी यूनिट हो गई। इसी तरीके से अब एक थर्ड पॉइंट है कि स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी में आपका आता है डिस्टेंस, आपका आता है स्पीड, लेंथ, टाइम, मास, एक्सेट्रा। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का जो अलजेब्रा है वो आप उसे स्केलर अलजेब्रा कहते हैं, वो आप सीखते हैं। सो ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन includes स्केलर अलजेब्रा। कैसा अलजेब्रा लगता है इसमें? स्केलर अलजेब्रा लगता है। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी आप समझ रहे हैं। अब इसी तरीके से हम लोग जरा वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी
जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड तो इंक्लूड करते ही हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। इस तरीके की क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हम एक नंबर लिखते हैं, एक यूनिट लिखते हैं और साथ साथ एक डायरेक्शन भी उसको असाइन करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि अ क्वांटिटी which includes magnitude as well as direction। ठीक है, अगर आप समझे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर, a unit and a direction included। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल बताइए बच्चों। पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसे इस तरीके के बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे। अब अगर आपको वेक्टर क्वांटिटीज को के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा सीखना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन includes वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो आप ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर ले बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि जब आप डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करते तो करते क्या है, आप बेसिकली ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करते हैं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है और फाइनली ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है। जो भी उस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन होता है और जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को आप डिस्प्लेसमेंट लिखते थे। अब वहां पर क्या था पिछले चैप्टर में कि ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में मूव करता था, लेकिन अब जो हम केस पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट हमारा टू डायमेंशन में मूव करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक टू डायमेंशनल फिगर बना दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। क्लियर बच्चों? तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो पूरा जो प्लेन बन रहा है इसे हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं और ये उस एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन। अब सपोज करें कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा P पॉइंट पर प्रेजेंट है। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 0 जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वो आपका है P। अब यहां से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं और इस पाथ के अराउंड चलकर, और सपोज करें कि ऑब्जेक्ट आपका P डैश पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो t इज इक्वल्स टू टी डैश टाइम पे देखा गया है कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वो P डैश के बराबर है। ठीक है, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक XY प्लेन है और इस XY प्लेन में एक ऑब्जेक्ट इनिशियली 0 टाइम पर P पोजीशन में प्रेजेंट था, वहां से इस पाथ के अलोंग मूव करते हुए ऑब्जेक्ट T डैश टाइम गुजरने के बाद P से मूव करके और P डैश पॉइंट पर पहुंच गया। अब हमें क्या कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए सबसे पहले आप समझ जाइए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या हम लोग जानने जा रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी एक पॉइंट के पोजीशन को बताता हो। ठीक है, कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी एक पॉइंट के पोजीशन को बताता हो उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं।
जैसे P पॉइंट का पोजीशन अगर आपको देखना है तो आप P पॉइंट के पोजीशन को कहां से देखेंगे? तो हमने डिफाइन किया था रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, यही वो पॉइंट है जहां से कि हम हर एक पॉइंट के पोजीशन को मेजर करते हैं। तो P पॉइंट का जो पोजीशन है उसे हम ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी चीज आप समझ लीजिए। तो वेक्टर जो है उसे हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, इस तरीके से एक एरो बनाते हैं जहां पर इस एरो की जो लेंथ है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और जो ये एरो जिस डायरेक्शन में है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो वेयर लेंथ ऑफ एरो gives value of magnitude है ना। लेंथ, एरो का लेंथ क्या दे रहे हैं? एरो का लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताता है, और जो डायरेक्शन है एरो का gives information about डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है बात? तो वेक्टर हमारा क्या होता है? वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां इस एरो की जो लंबाई है वो आपको जिस वेक्टर का हमने ये एरो बनाया है, जिस क्वांटिटी के लिए हमने ये वेक्टर बनाया है, इस एरो का जो लेंथ है वो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हमने कंसीडर किया एक XY प्लेन जिसमें एक ऑब्जेक्ट इनिशियली 0 टाइम पे P पॉइंट पे प्रेजेंट था, और फाइनली T डैश टाइम गुजरने के बाद वो P से इस पाथ के लॉन्ग चलकर P डैश पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो सबसे पहले तो आपको P पॉइंट और P डैश पॉइंट का पोजीशन जानना पड़ेगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। अब भाई ये जो P पॉइंट है इसका इनिशियल पोजीशन कहां से मेजर करेंगे? भाई ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो ओरिजिन से P पॉइंट तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओरिजिन से P पॉइंट तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसे मैं R वेक्टर कह दे रहा हूं। तो ये R वेक्टर जो है P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और वैसे ही ओरिजिन से अगर मैं P डैश पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये मुझे P डैश पॉइंट का फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी कि R वेक्टर हमें बता देगा। तो आप देखिए जरा, R वेक्टर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और R डैश वेक्टर P डैश पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। दोनों वेक्टर पोजीशन वेक्टर मैंने कैसे ड्रॉ किए? एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से किसी पॉइंट तक ड्रॉ, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर को आप क्या कहेंगे? अ वेक्टर whose tail, जैसे ये जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया है ना, तो ये जो पॉइंट है जहां से इसकी शुरुआत हो रही है उसे टेल कहते हैं, और जहां पर इसका एंड हो रहा है उसे उसका हेड कहते हैं। तो एक वेक्टर जिसका टेल लाई करता है एट ओरिजिन, लाइज एट origin is called position vector। ठीक है, तो एक वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे लाई करता है उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या काम में आता है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट position of any point in a plane। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे लाई कर रहा है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी एक पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन में।
तो ओपी वेक्टर जो हमारा है, ओपी वेक्टर जो हमारा है वो हमारा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना, वो हमारा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसे हम लोग आर वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आर के ऊपर एरो, ये एरो जो बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वैसे ही ओपी डैश जो हमारा है ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आप समझ रहे हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो ओपी डैश हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, इसे हम लोग आर डैश वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट का, जैसे वहां पर था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन यहां पर तो हमने फाइनल पोजीशन नहीं, फाइनल पोजीशन वेक्टर बना रखा है, तो ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल डेल्टा आर वेक्टर। जैसे वहां पर हमने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया था क्योंकि हम पोजीशन एक्स के टर्म्स में लिख रहे थे, यहां पर हम आर के टर्म्स में लिख रहे हैं डेल्टा आर वेक्टर। ये आपका हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी ओपी डैश वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर यानी कि ओपी वेक्टर। आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी डैश वेक्टर आपका है आर डैश वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर आपका है आर वेक्टर। सो एज अ रिजल्ट ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जब हम मोशन इन अ प्लेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया, हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब इसे एक बार फिर से हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक आपके दिमाग में होना चाहिए, आपसे नोट कर लीजिए। चलिए तो कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं जिन टर्म्स को आपको कई जगह इस चैप्टर्स में यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला आपके पास है इक्वल वेक्टर क्या होता है। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? देखिए, अगर दो वेक्टर आपको दिया गया है और आपसे पूछा है कि बताओ ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं या नहीं, तो कैसे बताओगे? तो आप उन दोनों वेक्टर्स को देखोगे। वेक्टर में क्या होता है? दो चीजें, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। अगर आप देखो कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन में भी सेम है, अगर दो वेक्टर्स आपके पास हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे कि इक्वल वेक्टर है। तो आप लिखोगे कि टू वेक्टर्स are said to be equal, are said to be equal if they are equal in magnitude and have सेम डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो हम लिखेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई भी एक वेक्टर आप ले लो, सपोज करो आपके पास ए वेक्टर है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के ठीक ऑपोजिट है, यानी 180 डिग्री पर, तब हम कहें कि बी वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है? तो आप कहें कि इफ we have two vectors, if we have two vectors, पहला है a वेक्टर
और दूसरा है बी वेक्टर। ठीक है, तो आप सपोज करो कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है लेकिन दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देन B vector is negative of A vector। ये आप कह सकते हैं कि A vector is negative of B vector। तो दो वेक्टर्स हमारे इक्वल तब होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, डायरेक्शन भी सेम हो। और दो वेक्टर्स, किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर तब कहेंगे जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के बराबर हो लेकिन उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो दूसरे वेक्टर के ऑपोजिट हो। ठीक है, तीसरा हमारा है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर हमारा, इन सबको हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या है? जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग उसका मॉड्यूलस कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इसे हम लोग मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर कहते हैं। जैसे ए वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका अगर आपने मॉड्यूलस निकालना है तो आप क्या करेंगे? मॉड्यूलस निकालने के लिए आप इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अगर आपके पास बी वेक्टर है और आपको बी वेक्टर का मॉड्यूलस लेना है तो बी वेक्टर का मॉड्यूलस यानी मॉड, ये आपका हो जाएगा इसे, ये इसका मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, ए और बी से हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर अगर एरो लगा देते हैं तब वो वेक्टर बन जाता है। क्लियर है? अब देखिए, वेक्टर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है फिक्स्ड वेक्टर और दूसरा हमारा होता है फ्री वेक्टर। तो सबसे पहला सवाल है फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है? देखिए, फिक्स्ड वेक्टर आपको नहीं पढ़ना है। कोई भी ऐसा वेक्टर जो अपनी जगह पर फिक्स्ड होता है उसको हम उसकी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं, इस तरीके के वेक्टर को हम लोग फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर which is fixed, यानी कि जो वेक्टर लोकलाइज्ड है उसी पॉइंट पर रहेगा, उसे हम लोग फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। और दूसरे टाइप का वेक्टर जो हमारा होता है वो हमारा होता है फ्री वेक्टर। व्हाट इज अ फ्री वेक्टर? अ वेक्टर which can be moved from one place to another। कोई भी एक वेक्टर, देखिए वेक्टर दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जो कि अपनी जगह पर फिक्स्ड होता है, अपनी जगह पर लोकलाइज्ड होता है, उस वेक्टर को हम लोग फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। और कोई भी ऐसा वेक्टर जो अभी फिलहाल जहां पर प्रेजेंट है वहां से उठाकर हम उसे किसी दूसरी जगह पर ले जाकर रख सकें, इस तरीके का वेक्टर हमारा फ्री वेक्टर होता है। अब एक चीज नोट करने वाली बात है, वो आप नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा, मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं अभी, उसमें सबसे ज्यादा इस नोट को यूज करना है। देखिए, अगर किसी भी एक वेक्टर को, कोई आपको वेक्टर दिया गया है, जैसे यहां पर मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया है, किसी भी एक वेक्टर को अगर मैं उसके खुद के पैरेलल मूव करूं, ठीक है, जैसे ये एक वेक्टर है, इसे कुछ डायरेक्शन है, तो इसको इसके खुद के पैरेलल अगर मैं इस तरीके से मूव करूं बिना इसके लेंथ को चेंज किए हुए, तो किसी भी एक वेक्टर को अगर मैं उसके खुद के पैरेलल मूव करूं बिना उसके लेंथ को चेंज किए हुए, तब दूसरी जगह पर जाने के बावजूद वो वेक्टर अपने ओरिजिनल वेक्टर के इक्वल रहता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, इफ अ वेक्टर इज मूव्ड
parallel to itself. If a vector is moved parallel to itself, without changing its magnitude, it remains unchanged. ठीक है, अगर हम किसी भी एक वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल मूव करेंगे बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, तब उस वेक्टर को के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, अब 6 पॉइंट हमारा है, 6 पॉइंट हमारा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या है? को इनिशियल वेक्टर, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर का एक टेल होता है और एक हेड होता है ना। तो वेक्टर की शुरुआत कहां से होती है? वेक्टर की शुरुआत उसके टेल से होती है। तो अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर की शुरुआत सेम पॉइंट से हो तो उसे हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि इफ टू और मोर देन टू, if two or more than two vectors start from same point, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं then they are called कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तब उन्हें क्या कहते हैं? कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिए आप, ये आखिरी पॉइंट है, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, यानी या तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। आप कहिएगा वेक्टर्स लाइंग अलोंग सेम लाइन, यानी या तो थीटा आपका 0 डिग्री होना चाहिए दोनों वेक्टर के बीच में, या तो थीटा आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है बच्चों, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका डेफिनेशन, इनके बारे में समझ होना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर, यानी कि कोई भी एक वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है और उस वेक्टर को अगर आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि आपको एक वेक्टर दिया गया है। क्या दिया गया आपको? एक वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे? पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसका डायरेक्शन, है ना। और आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? रियल नंबर से। तो जो रियल नंबर है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब जरा क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करिए, यानी आपके पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है रियल नंबर से। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और जो रियल नंबर है इसकी जगह हम लिखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। तो मुझे बताइए मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड
दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या मिलेगा, दो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने पे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक नया नंबर मिलता है, यानी इन दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने पर एक नया मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन रहेगा वो मैग्नीट्यूड। ठीक है, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन आपका मल्टीप्लाई रहेगा। अब मुझे बताइए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, यानी हमने क्या सीखा कि अगर हम, नोट कर लीजिए इस बात को, दिमाग में बिल्कुल फिट रहना चाहिए, कि इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर by a real number, vector by a real number, we get a new vector, एक नया वेक्टर हमें मिलता है। क्लियर है बात? अगर किसी भी एक वेक्टर को अगर हम एक रियल नंबर यानी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर और स्केलर नंबर, वेक्टर और स्केलर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक नया वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। तो इसके हम लोग 3 केसेस आज करने जा रहे हैं, उन तीनों केसेस को हम लोग देखते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने सीखा कि अगर हम किसी भी एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है, लेकिन रिजल्ट उसका वेक्टर होता है। तो इस तरीके से 3 केसेस हमारे पास है, उन तीनों केसेस को हम लोग देखते हैं। पहला केस जो हमारा है केस 1। अब देखिए ये जो रियल नंबर है, ये जो रियल नंबर है ये क्या क्या हो सकता है? रियल नंबर आपका पॉजिटिव हो सकता है, रियल नंबर आपका नेगेटिव हो सकता है, और रियल नंबर आपका 0 हो सकता है। तो अगर रियल नंबर पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, रियल नंबर नेगेटिव होगा तब क्या होगा, और रियल नंबर 0 होगा तब क्या होगा, इन तीनों को हम लोग समझते हैं। तो केस 1 है कि व्हेन रियल नंबर इज पॉजिटिव, जब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, तो रियल नंबर अगर पॉजिटिव है तब क्या हो, सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इसे हम एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी सपोज करो कि इसे हम एक पॉजिटिव रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, 2a वेक्टर, यानी कि ये ए वेक्टर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होने पर डबल हो गया, यानी पॉजिटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 इंटू ए का मतलब क्या है, ये जो ए वेक्टर है इसका भी तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना, और जब वो मैग्नीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई होगा तब वो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगा। तो उस सिचुएशन में जो नया वेक्टर मिलेगा आपको वो मिलेगा 2a वेक्टर। ठीक है, यानी पहला केस हमारा हो गया कि व्हेन रियल नंबर इज पॉजिटिव, तो पहला केस हमारा है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई a vector by a positive real number, by a positive real number, the new vector has magnitude, the new vector has magnitude equals to the product of magnitude of original vector and real number। ठीक है, और इसके साथ साथ इट्स डायरेक्शन
रिमेन्स सेम। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब जरा सेकंड केस देखते हैं इसका। सेकंड केस हमारा क्या है? केस 2 हमारा है, ये पहला केस आप समझ रहे हैं ना, कि अगर हम किसी भी एक रियल नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो नया वेक्टर हमें मिलेगा, तो पता है कि नया एक वेक्टर मिलेगा, जो नया वेक्टर हमें मिलेगा उस नए वेक्टर का डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर जैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। बस क्या होगा, नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बदल जाएगा। कितने टाइम्स बदलेगा? जितना रियल नंबर है उतने टाइम्स हो जाएगा। रियल नंबर 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है 3 टाइम्स, 1/2 है तो 1/2 टाइम्स। अगला हमारा है कि व्हेन रियल नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अब अगला केस हम कह रहे हैं रियल नंबर हमारा नेगेटिव है, यानी कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये सपोज करो अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो मुझे -2a मिलेगा, यानी उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, -2a वेक्टर। ए वेक्टर और -a वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लिख लीजिए आप, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर by a negative real number, the new vector has magnitude equals to product of magnitude of ओरिजिनल वेक्टर एंड रियल नंबर। दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी -2 का मैग्नीट्यूड क्या है? 2, तो डबल हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है? इट्स डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट टू ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड रियल नंबर का उतने टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन जो है उसका ऑपोजिट हो जाता है। ये दोनों केसेस आप नोट कर लें। चलिए केस 3 देखते हैं, ये हमारा आखिरी केस है। ठीक है बच्चों, केस 3 हमारा है कि व्हेन रियल नंबर इज जीरो। रियल नंबर पॉजिटिव, रियल नंबर नेगेटिव, रियल नंबर जीरो। सपोज करिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इसे हमने एक जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो रियल नंबर से, तो उस केस में इसका रिजल्ट जो है वो आपका आता है नल वेक्टर। क्या था बच्चों? रिजल्ट होता है नल वेक्टर। अब नल वेक्टर होता क्या है पहले ये समझिए। देखिए इस वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और उस मैग्नीट्यूड को आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी मैग्नीट्यूड को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है हमें? जीरो, यानी जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। और जब मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो उसका कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसे वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। तो नल वेक्टर क्या है? अ वेक्टर having magnitude equals to 0 without any direction। ठीक है,
तो अगर हम किसी भी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हमारा एक नल वेक्टर मिलेगा। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो 3 केसेस हमने पढ़े हैं अभी तक बच्चों। पहला केस कि अगर हम किसी भी रियल नंबर को किसी भी वेक्टर को अगर हम एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस केस में उस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड रियल नंबर के मैग्नीट्यूड टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो रियल नंबर के मैग्नीट्यूड टाइम्स चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन उसका ऑपोजिट हो जाता है। और अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 रियल नंबर से, तब वो एक नल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। नोट कर लें इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई जगह इस्तेमाल करना है। तो बच्चों ये जो नल वेक्टर है, उस नल वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर क्या है भाई? नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी नल वेक्टर की है कि अगर हम एक नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तब उनका रिजल्ट जो है वो वही ओरिजिनल वेक्टर में मिलता है। ए वेक्टर को नल वेक्टर से ऐड करो, आपको हमेशा ए वेक्टर ही मिलेगा। सेकंड, अगर आप किसी भी नल वेक्टर को किसी स्केलर नंबर लैम्डा सपोज करो, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा एक नल वेक्टर रहेगा। फिर तीसरी बात, अगर आप किसी भी एक वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 0 से अगर मल्टीप्लाई कर दो किसी वेक्टर को तब वो आपको नल वेक्टर देता है। ठीक है, और चौथी बात, एक चीज आप समझिए, सपोज कीजिए कि अगर लैम्डा इंटू ए वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है उसे हमने एक स्केलर क्वांटिटी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और बी वेक्टर जो है उसे हमने एक स्केलर क्वांटिटी म्यू से मल्टीप्लाई किया, जहां लैम्डा और म्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये तभी पॉसिबल होगा जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही नल वेक्टर के बराबर हो, और कोई तरीका ही नहीं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो सके। ठीक है, और कुछ फिजिकल एग्जांपल्स देखते हैं नल वेक्टर का, दो देख लेते हैं। फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ नल वेक्टर्स। ठीक है, क्या फिजिकल एग्जांपल है नल वेक्टर का? सबसे पहली बात समझिए, जैसे आपने जब पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने कहा था कि ओरिजिन से P पॉइंट तक का वेक्टर। तो अगर वो P पॉइंट XY प्लेन में ना लाई करके ओरिजिन के ऊपर ही लाई करता है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो कोई भी एक पॉइंट जो ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, जैसे सपोज करिए ये आपने P पॉइंट ड्रॉ किया था ना, तब इसका नल वेक्टर आपने ऐसे ड्रॉ किया था। लेकिन अगर ये P पॉइंट आपका इसी ओरिजिन के ऊपर लाई करे तब उस केस में इसका नल वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? नल वेक्टर। तो फॉर अ पॉइंट lying on the origin, its position vector is a null vector। ठीक है, दूसरी बात, सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और वापस से घूम फिरकर फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर भी यही है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी यही है, दोनों का डिफरेंस नल वेक्टर होगा। तो इफ द इनिशियल एंड फाइनल position vector
of an object is same, then its displacement vector will be equal to null वेक्टर। ठीक है, तो क्या फिजिकल एग्जांपल है इसके कि कोई भी एक पॉइंट जो ओरिजिन के ऊपर लाई करता है उसका जो पोजीशन वेक्टर वो नल वेक्टर होगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके और वापस से घूम फिरकर उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नल वेक्टर के बराबर होगा। नल वेक्टर कह लें या जीरो वेक्टर कह लें, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं कहेंगे उसे, जीरो वेक्टर कहेंगे या नल वेक्टर कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज हम लोगों ने वेक्टर्स स्टार्ट किए हैं, मोशन इन अ प्लेन में हमने वेक्टर्स स्टार्ट किए हैं, और अगला लेक्चर जो है, कल का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट फॉर कमिंग मेनी चैप्टर्स। आप जहां जहां आपको वेक्टर का इस्तेमाल करना होगा, अगली क्लास में जो आप पढ़ेंगे उसको आप बहुत डिटेल में कई जगह आपको इस्तेमाल करना होगा। तो प्लीज आज जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में आइएगा, ताकि आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग आपको कल के लेक्चर को समझने में हेल्प करे। तो बच्चों, अगर आपको आपका आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लेक्चर को देखें और इससे कुछ सीख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तब यू कैन कॉल अस एट दीज 2 नंबर्स। हम 9th-10th को मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और 11th-12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। आप ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अस। आप इवन रेकमेंड कर सकते हैं बाकी लोगों को ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चों, हमने चैप्टर आज शुरू किया है। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। बस एक भी लेक्चर आप मिस नहीं कीजिएगा और हर एक लेक्चर को अच्छे से समझकर चलिएगा। एनसीईआरटी भी पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी। बाय।